हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए यूपी कांस्टेबल जीके एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट पेपर 16 को हम लोग आइए देखते हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? आवाज तथा कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज नहीं सुनाई पड़ती, कंपन सुनाई पड़ता है, आवाज सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है, या आवाज में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा पर जैसे पता है कि वो जो वायुमंडल होता है, यानी वायुमंडल में जो होता है उस पे अनुपस्थित होता है, और आवाज को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि आवाज जो होती है या साउंड जो होता है वह निर्यात में नहीं चल पाता है। यानी अगर हम निर्यात करें या वैक्यूम में करें, निर्यात में वह क्या करता है, नहीं चल पाता है। इसी कारण क्या होता है, चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाजें सुनने के लिए यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है या कंपन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, कंपन सुनाई पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि आवाज को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थिति के कारण आवाज हमें नहीं सुनाई पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकरान किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, परतदार चट्टानों के लिए, लोहे के लिए, या संगमरमर के लिए? तो मकरान जो है, या राजस्थान में स्थित एक स्थान है या तहसील कह सकते हैं, राजस्थान की एक तहसील है। राजस्थान की एक तहसील है जो संगमरमर पत्थरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। संगमरमर पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है, और इसी संगमरमर पत्थर से कहा जाता है यूपी का सबसे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल। यानी ताज महल का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। यानी मकरान के जो संगमरमर हैं, इसी पत्थरों से ताजमहल का भी निर्माण किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सागर के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? आधी रात के बाद, सूर्य अस्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, या दोपहर के समय? तो दोस्तों, कहा जाता है जो सागर होता है और सागर के बगल में स्थल होता है, तो सागर यानी एक तरह से कहा जाए, सागर होता है, सागर और सागर के बगल में जो स्थल होता है, इनकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है या क्वालिटी होती है, सागर यानी जल जो है देरी से ठंडा होता है और देरी से क्या होता है, गर्म होता है। और उसकी तुलना में स्थल क्या होता है, उसकी तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है और धीरे 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 कुछ घंटों के बाद क्या होता है, स्थल क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। स्थल क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जल की क्वालिटी क्या होती है, या देर से ठंडे होते हैं, जिसके कारण स्थल पर 12 बजे के बाद क्या होता है, निम्न वायुदाब क्या बनने लगता है, निम्न वायुदाब बनने लगता है, निम्न वायुदाब बनने लगता है। और इसी कारण क्या होता है, 12 बजे के बाद जो स्थल की हवाएं होती है वह किस तरफ गमन करने लगती हैं, जो सागर की हवाएं होती है वह किस तरफ गमन करने लगती, स्थलों की तरफ चलने लगती हैं। इसी को क्या कहता है, स्थल समीर कहा जाता है। स्थल समीर कहा जाता है, स्थल समीर कहा जाता है। तो कब यह गमन करती हैं, यानी कब यह चलने लगती हैं, तो आधी रात के बाद, यानी एक तरह से कहा जाए 12 बजे के बाद सागर से हवाएं जो हैं स्थलों की तरफ चलने लगती हैं। यही कंडीशन जब सूर्य अस्त होता है, यानी सूर्य का उदय होता है, तो स्थल क्या होता है, सागर की जल्दी गर्म हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, हाई बिल्ड का निर्माण हो जाता है। और 12 बजे दिन के बाद क्या होती हवाएं जो हैं,
ज्येष्ठ क्या करती हैं, स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। किसकी तरफ? स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। और इन हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री हवाएं कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया, क्योंकि देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना, ये किसकी प्रॉपर्टीज है? जल की प्रॉपर्टी से। यही कारण क्या होता है, 12 घंटे हवाएं जो हैं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, और 12 घंटे हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा आधी रात के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? मुगलों को, राजपूतों को, मुगलों और राजपूतों दोनों को, या उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो जो अकबर की राजपूत नीति थी वह क्या थी? उससे क्या लाभ हुआ था? मुगल और राजपूतों को दोनों को लाभ हुआ था। मुगलों को जहां विश्वासी, यानी मुगलों को जहां विश्वासी सैनिक मिल गए थे, राजपूत विश्वासी और साहसी, राजपूत के रूप में एक सैनिक मिल गए थे, राजपूत के रूप में एक सैनिक मिल गए थे। वहीं राजपूतों को मुगलों में, यानी मुगल प्रशासन में कहा जाए, राजपूतों को मुगल प्रशासन में, यानी मुगल प्रशासन में मनसब, यानी उच्च उच्च मनसब प्राप्त हो गए थे, मनसब प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह से कहा जाए, अकबर की राजपूती नीति से इनमें दोनों को फायदा हुआ था, एक तरह से मुगलों को भी और राजपूतों को। यानी मुगलों को विश्वासी और साहसी एक सैनिक प्राप्त हो गए थे, और राजपूतों को मुगल प्रशासन में उच्च उच्च मनसबदारी, यानी प्रशासन में एक तरह से हिस्सेदारी प्राप्त हो गई थी। इस कारण मुगल और राजपूतों को इस नीति से लाभ हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो कॉमन बिल जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? एनी बेसेंट के द्वारा, यानी एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। इनकी एक पत्रिका और थी, न्यू इंडिया। न्यू, ये भी कई बार पूछी जाती है, न्यू इंडिया। यानी एनिबेशन जो है, दो पत्रिकाओं का, एक तरह दो उनकी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। एक कॉमन बिल होती थी, दूसरी कौन होती थी? न्यू इंडिया होती थी। अगर दादा भाई नौरोजी की बात की जाए, तो इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में जो किताब थी वह इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। और कंफ्यूजन कहाँ होता है दोस्तों? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी एक यंग इंडिया के नाम से, यानी यंग इंडिया के नाम से एक मैगजीन निकालते थे, यंग इंडिया। तो काफी कंफ्यूजन होती है कि न्यू इंडिया या यंग इंडिया में से कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो यंग इंडिया है या महात्मा गांधी की रचना है, और न्यू इंडिया जो है या एनी बेसेंट की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियान? तो लोहे में जो जंग लगती है वह किस गैस के कारण होता है? तो ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन से के कारण क्या होता है? लोहे में जंग लग जाती है। अगर लोहे में जब जंग लगती है दोस्तों, इस कारण लोहे का जो वेट होता है वो क्या करता है? बढ़ जाता है। क्योंकि यही बार क्वेश्चन पूछा था कि लोहे में जंग लगने के कारण उसके भार में कमी होती है, बढ़ोतरी होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें क्या होता है? बढ़ोतरी होती है, यानी लोहे में जंग लगने के कारण उसके भार में क्या होता है? वह बढ़ जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो यूएनसी टाड, यूएनसीएचआर, या यूनिसेफ, या आईसीएआर? तो बाल कल्याण के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो यूनिसेफ। यानी यूनिसेफ एक एजेंसी है जो किसके लिए काम करती है? तो बाल कल्याण के लिए यह एजेंसी हमेशा से कार्य करती है, बाल कल्याण के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने घर त्याग दिया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी, या वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे? तो सिद्धार्थ कौन थे? या बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बुद्ध को जिस वक्त बोध गया में, कहां पर, ये भी स्थान याद रखना है, बोध गया, बोध गया में जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उस समय जो सिद्धार्थ थे वह क्या कहलाने लगते हैं? बुद्ध कहलाने लगते हैं। तो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसी कारण से क्या हुआ, सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाना गया, और इन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। किसकी, कौन से धर्म की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो या कब बुद्ध कहलाए? जब उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और यह ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर, या सीमा कर? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा कौन सा इनमें से कर इकट्ठा किया जाता है? सीमा कर। इसी कर को हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अगर मनोरंजन कर की बात की जाए, तो मनोरंजन कर जो है, या राज्य सरकारों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, राज्य सरकारों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमाते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, लेबनान का, या सऊदिया अरब का? तो जमाते इस्लामी जो है, या किस देश का राजनीतिक संगठन है? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना जो है, या बांग्लादेश की इस वर्तमान की मुख्य प्रधानमंत्री हैं, और विश्व में सर्वाधिक चुने जाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। यानी विश्व में सर्वाधिक मुख्य प्रधानमंत्री चुने जाने वाली ये कौन सी महिला बन गई हैं? पहली महिला बन गई हैं। इसी कारण ये अभी चर्चा में बनी हुई थी। शेख हसीना जो है, विश्व में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये भी बात हमें याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, या दयानंद सरस्वती? तो 24वें तीर्थंकर की बात करें, तो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्हीं को जैन धर्म का, यानी इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? महावीर स्वामी को। लेकिन अगर बात की जाए, तो ऋषभ देव जो है, इसके पहले संस्थापक थे, यानी इसके पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभ ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे, इसके पहले तीर्थंकर थे। कुल तीर्थंकर कितने हुए थे? तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, चंद्रमा पर आदमी बसाने की, यांत्रिक में आदमी भेजने की, एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की? तो किस में भारत के द्वारा प्रगति नहीं की गई है? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति भारत को हो गई है। CN चंद्रशेखर के द्वारा इन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है। चंद्रमा पर आदमी बसाने की जो भी घटना है, भारत ने इसके लिए भी प्लान किया है कि चंद्रमा पर वह क्या करेगा? आदमी, यानी एक तरह से आंतरिक यात्री को भेजेगा। लेकिन अभी तक का भारत के द्वारा चंद्रमा पर, यानी यांत्रिक यात्री को नहीं भेजा गया है। तो यह क्या उपलब्धि है? बसाने की अभी तक का यह भारत के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन
अंतरिक्ष में आदमी भेजने का प्लान भारत ने बना रखा है, जो 2028 या 30 के आसपास भारत का ऐसा प्लान है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत ने इसको भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि भारत की जो सबसे पहली महिला बनी थी, वह कौन बनी थी? संतोष यादव। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला थी जो डबल बार चढ़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? उज्जैन में, तक्षशिला में, नालंदा में या विक्रमशिला में? तो कहा जाता है दोस्तों, हर्ष के काल में जो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम था या शिक्षा जहां प्रदान की जाती थी, वह कौन सा था? नालंदा था। नालंदा में ही हर्ष के पीरियड में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और कहा जाता है कि 11वीं या 9वीं शताब्दी में एक खिलजी के द्वारा, एक तरह से कहा जाए, जो खिलजी था वो उस समय नाम, तो उसके द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हम लोग बात करें, तो इसकी स्थापना पाल वंश के एक शासक थे, पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। धर्म धर्मपाल था, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और भारत में तक्षशिला जो है, शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। कौन? तक्षशिला। और हर्ष के पीरियड में सर्वाधिक शिक्षा का माध्यम, यानी सबसे प्रमुख शिक्षा का माध्यम कौन था? नालंदा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर निम्नलिखित में से किसका रोग का यानी किस रोग का वाहक नहीं है? फलेरिया का, मलेरिया का, पीत ज्वार का या यक्षमा का? तो मच्छर के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो यक्षमा। यक्षमा रोग जो है, यह मच्छरों के कारण नहीं फैलता है, इसी को हम लोग टीबी कहते हैं। टीबी रोग कहते हैं, टीबी रोग कहते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, या हम कहें कवक, या बैक्टीरिया वायरस होता है, जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं। जीवाणु के द्वारा यह होता है, ना कि यह मच्छरों के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर या उपरोक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से? तो घाटे का जो बजट होता है, इसकी पूर्ति उपरोक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से की जा सकती है। जैसे नोट छापकर, इसी को हीनांत प्रबंधक कहा जाता है, हीनांत प्रबंधक कहा जाता है इसी को। अप्रत्यक्ष की करती बढ़ाकर भी घाटे का बजट की पूर्ति की जा सकती है, या प्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।